नमस्ते दोस्तों, बातें खेती की के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनित सिंह। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से तुरई की फसल तैयार करें, लेकिन उससे पहले उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी की जांच कितनी ज़रूरी है और कहां-कहां पे आप किस तरह से तुरई की पैदावार कर सकते हैं, इस मुद्दे पर हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। और इस मुद्दे पर आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राठौर साहब। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझको सबसे पहले ये बताइए कि हमारे देश में तुरई की जो फसल है उसके क्या हालात हैं, किन देश के किन भागों में तुरई की पैदावार सबसे ज़्यादा की जाती है? तुरई जो है ना, एक ऐसी फसल है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत दूर भी नहीं भेज पाते हैं। हाँ जी सर। कि इसलिए जो है ना, इसको जो लोकली ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो लोकल हमारा जैसे सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली है, तो इसलिए हम जो है ना दिल्ली के आसपास और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। वैसे जो है ना इसकी खेती सभी प्रदेशों में लगभग केवल पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर, क्योंकि ये जो है ठंडी जलवायु पसंद नहीं करती। अच्छा। और उसमें से हम पैदा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जहाँ बहुत अधिक पानी बरसता है वहाँ भी इसको हानि होती है, इसलिए वहाँ भी नहीं करते। अन्यथा जो है सभी मैदानी इलाकों में इसकी खेती की जा सकती है। और जो नज़दीकी बाज़ार होता है उसमें एक ताज़ी सब्जी के रूप में इसको हम आम जनता को पहुंचाते हैं और आम जनता इसे खरीदती है। लेकिन ये एक बहुत ही पुरानी किस्म की सब्जी है जो कि हमारे देश में सदियों से उगाई जाती रही है और आम आदमी एक जो है इसको खाना बहुत पसंद करता है। इसलिए इसका जो है ना बाज़ार में मांग बड़ी अच्छी है। जी सर। और इसको हमारे जो किसान दोस्त इसकी पैदावार करते हैं उनको भी ये देखना चाहिए होगा कि उनके खेतों से बाजार कितना पास है। बिल्कुल सही है। और फिर हम इसको जो है ना, जैसे कुछ सब्जियों को हम शीत गृह में रख लेते हैं, तो इसको क्योंकि ये सस्ती सब्जी है और लोकली इस्तेमाल होती है, शीत गृह वगैरह में नहीं रखते हैं। तो बस जो है इसका ये इसलिए बाजार का ध्यान रखकर उसकी कितनी बाजार में मांग है और वो जो है ना उसका पिछले साल के आंकड़े से या जैसा है उससे लगभग अंदाज लग जाता है कि कितनी हमें इसे पैदा करनी चाहिए जिस तरीके से इसकी मांग है। और बहुत पहले से हम लोग ये हमारी तरफ सर जो पूर्वांचल है बिहार में इसको नेनुआ भी बोला जाता है। जी हाँ। तो इसको सर हम लोग भी देखते आ रहे, बचपन से खाते भी आ रहे हैं। तो सर जो लोग पैदा करते हैं, उगाते हैं नेनुआ को, मिट्टी की तैयारी कैसे करें? वो बलुई जो दोमट इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर ज़्यादा बलुई है तब भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। तो किसान को ज़्यादा पानी देगा, आजकल पानी ज़्यादा देने से तो अक्सर जो है ये डीजल की ज़रूरत पड़ती है सिंचाई के लिए, तो इसलिए बड़ा महंगा है। तो इसलिए जो है ना, इसलिए वो नहीं है, उपयुक्त नहीं है। उसी तरह जब चिकनी होती है तो पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है, इसलिए उसकी उपज घट जाती है। तो बलुई दोमट भूमि की किस्म जो है ना इसके लिए सर्वोत्तम है। अब दूसरा जो है ना आता है, इसका जो है पीएच कहते हैं जिसे, अम्लीयता और उसका क्षारापन। तो 7 के करीब जब पीएच होती है तब न क्षारा अधिक होता है न अम्लीयता, वो सर्वोत्तम इसके लिए भूमि है। और हमारे दूसरे देशों में तो जो है ना अम्लीय भूमि होती है, लेकिन हमारे देश में क्षारीय भूमि ज़्यादा है और इसलिए 7 से अधिक पीएच होने की संभावना होती है। तो ये 8 या 8.5 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तब जो है बहुत से आवश्यक तत्व पौधे की बढ़वार के लिए जो आवश्यक हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी जो है ना स्थिति में फिर इसकी खेती नहीं की जाती है। क्या ये कोई उपाय है कि अगर पीएच मान लीजिए 8, 8.5 के ऊपर चला गया, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी चीज़ का छिड़काव? हाँ, उसका जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए तरीके हैं। और सबसे अच्छा उत्तम तरीका जो है ना जिप्सम का उपयोग करके उपयोग करके उसका पीएच कम किया जाता है। लेकिन अमूमन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हमारी भूमि में जिसमें अन्य फसलें की जा रही हैं
वो इसके लिए उपयुक्त है। तो इसलिए जो है ना उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक विशेष स्थिति हो गई, तो सामान्य तरह से वो स्थिति नहीं होती। अगर वो सामान्य स्थिति है, हो गया हाँ, तो तब तो फिर वो हमें जिप्सम का यूज करके उसका पीएच कम करना पड़ेगा। हालांकि मतलब जितने हिसाब से फसल बिकती है उसके लिए इतना कोई खास इंतजाम करने की जरूरत है नहीं। जी हाँ, जो भूमि में और फसलें हो रही हैं उसी में तुरई की फसल की जा सकती है। अच्छा सर, जब इसके हम मिट्टी की जांच करते हैं तो पीएच के अलावा जिंक वगैरह की मात्रा भी देखते होंगे, तो कितना होना चाहिए, मतलब आदर्श स्थिति क्या है? ये जो है ना इसमें ऐसा है कि सबसे जो है ना जो इसके पोषक तत्व हैं उनके 2 श्रेणियां हैं। एक जो कि अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन 3 की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं की अक्सर हम जो है ना खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो कम मात्रा में तत्व हैं वो होते हैं जिंक है, बोरान है, तो वो अक्सर जो है ना अमूमन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर कमी है तब जो है ना उसका उपयोग हम स्प्रे करके करते हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं पौधे को। तो ये असली चीज़ है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश। इनका जो है ना इनको उपलब्ध कराने के लिए हम खाद जो है ना अपने खेत में देते हैं। अच्छा सर, तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से खेतों को तैयार करके अधिक उपज ले सकते हैं। हाँ। सर, मैं आपसे ली हुई जानकारी अपने दोस्तों तक आगे भी पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अक्सर जो है पॉली हाउस में हम उन फसलों की खेती करते हैं जिनकी बाजार में कीमत अधिक होती है जी, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, कुकुम्बर है, और इनकी या जो है ना मस्क मेलन, खरबूजा जो है जो हाई क्वालिटी वाला, आम तरीके का नहीं, और उनकी करते हैं। अच्छा। और जो अमूमन जिनका रेट बाज़ार में कम मिलता है ऐसी फसलों की खेती हम पॉली हाउस में नहीं करते। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका बातें खेती की के इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तुरई की सब्जी के लिए किस तरीके से मिट्टी को तैयार करें, खेतों को तैयार करें और किस तरीके से इस फसल को पैदा करके आप मुनाफा कमाएं। सर, मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले मिट्टी की। आपने बताया मिट्टी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। जब हम मिट्टी की जांच करवाते हैं तो जो तत्व अवेलेबल नहीं है उसको नहीं, वो ऐसा जांच कराते हैं तो वो जो है ना पूरी रिपोर्ट देते हैं कि आपके में ये तत्व जो है उपलब्ध हैं, और वो रेंज बताते हैं कि किस में उपलब्ध होना चाहिए। उस रेंज में अगर वो आपका आ रहा है तत्व तब इसमें कोई परेशानी नहीं। जब कम होता है तब फिर वो आप जो है ना उसकी खाद के रूप में खास तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन तत्वों को खाद के रूप में देते हैं। और जिंक है, बोरान है, इनको स्प्रे वगैरह के रूप में देते हैं। वो तो जब फसल जब बढ़ने शुरू करती है उसको उस समय देते हैं। तो मिट्टी की तैयारी कैसे करें? हाँ, तो पहला तो जो है ना जो भूमि पलटने वाला हल जो है ना उससे जो है ना उसको पलट के कर देते हैं। उसके बाद दूसरे कल्टीवेटर या हैरो से फिर जो है ना खेत की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी बना देते हैं और समतल कर देते हैं। क्योंकि समतल करना इसलिए आवश्यक है, अगर समतल नहीं करेंगे तो आपको पानी जो है देने में, सिंचाई करने में परेशानी आएगी। क्योंकि जब समतल नहीं होगा तब कहीं जहाँ नीचा है वहाँ पानी ज़्यादा भर जाएगा आपका, और जहाँ ऊंचा है वहाँ देर में पहुँचेगा या पहुँचेगा ही नहीं। तो इसलिए आपका पानी अक्सर जो है जब समतल नहीं होता है तो पानी बर्बाद हो जाता है, तो आपका नुकसान होता है। इसी तरह से बहुत से पौधों को पानी ज़्यादा मिल जाता है तो वो भी नुकसानदेह है, और कुछ नहीं मिलता है तो वो भी नुकसान। तो समतल होना बड़ा आवश्यक है इसके लिए। और उसके बाद जो है ना फिर आप अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेते हैं, भुरभुरी होगी, फिर अपने जो है ना उसको खेत में लाइन से लगाकर उसकी बुआई कर देते हैं। बुआई कर सकते हैं। सर, इसमें जो हम बीज लगाते हैं इसका कोई एक पैमाना भी होता है कि इतनी इतनी दूरी पर आप इसके बीज डालें? आधा मीटर जो है की दूरी पर लगाते हैं, जो क्योंकि लाइन से लाइन पर जो
ये पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन दूरी 1 मीटर के करीब रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना, क्योंकि ये बेल वाली फसल है तो, और इसमें भी 2 तरीके होते हैं। जब हम बरसात में फसल करते हैं तो उसमें बढ़वार ज़्यादा होती है तो दूरी बढ़ा देते हैं, और फिर जो है ना उसको पौधों को बढ़ने के लिए हम जो है बांस के और जो है ऊपर छप्पर सा बना देते हैं, उसके ऊपर जो है ना उसको चढ़ा देते हैं। अच्छा। और दूसरी फसल जब हम गर्मियों में करते हैं तो उसमें जो है ना पौधे से पौधे की दूरी कम कर देते हैं। अच्छा। और उसमें फिर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती और वो ज़मीन पे ही जो है ना बेल बढ़ती रहती है और फल लगते रहते हैं। सर, आप बता रहे थे कि ये जो तोरई की जो फसल है मैदानी इलाकों में करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या कोई किसान जो पहाड़ी इलाकों में है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है उन क्षेत्रों में भी इसकी फसल उगा सकता है? वो अगर वो उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं या पॉली हाउस करते हैं, तो अगर बाज़ार में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिल रही है तब वो कर सकता है, क्योंकि पॉली हाउस में करने से फिर कीमत बढ़ जाती, लागत बढ़ जाएगी ना किसान की। अक्सर जो है पॉली हाउस में हम उन फसलों की खेती करते हैं जिनकी बाज़ार में कीमत अधिक होती है जी। जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, कुकुम्बर है, और इनकी या जो है ना मस्क मेलन खरबूजा जो है जो हाई क्वालिटी वाला आम तरीके का नहीं, और उनकी करते हैं। अच्छा। और जो अमूमन जिनका रेट बाज़ार में कम मिलता है ऐसी फसलों की खेती हम पॉली हाउस में नहीं करते। नहीं सर, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे जो चीज़ नहीं मिलती है वहाँ पे उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जैसे पहाड़ों पे तो रही ना तो उतनी उगती है ना मिलती है, इसलिए अगर कोई इसका मतलब लगाए तो उसको ये लगेगा कि शायद मैं अगर इसको यहाँ पे लगाऊँ तो ज़्यादा मुनाफा होगा। तो अगर सर वो लोग लगाना चाहें तो पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, वो लगा सकते हैं, लेकिन उसको फिर अपना उनको अपनी इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना होगा, देना पड़ेगा। और क्योंकि जो है ना नीचे से फसल वहाँ पहुँच जाएगी, तो इसलिए अगर रेट ज़्यादा ऊंचे हैं तो फिर नीचे से मैदानी इलाकों से पहाड़ इलाकों में तोरई की सप्लाई हो जाएगी। सर वो बिल्कुल सर, हर एक चीज़ का विकल्प तो होता ही है। अच्छा सर, मुझको ये बताइए, जब मिट्टी की जाँच हम करवाने जाते हैं, यूरिया की बोरी पड़ी है तो उसमें मिट्टी लेके चले जाते हैं, और जब टेस्ट होता है वहाँ पे तो दिक्कत आती है। ये सामान्य स्थिति नहीं हुई कि कोई जो है ना आपकी यूरिया की बोरी हो या जहाँ कहीं पानी भरा हो या कहीं और कोई असामान्य स्थिति है ना, तो वो तो हो ही नहीं। तो इसलिए जो सामान्य खेत है उसके बीच में से 2-4 जगह से सैंपल लिया जाता है। नहीं सर, ये सवाल इसलिए निकल के आया था कि हम लोग गांव टहलते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ लोगों से हमने बात भी की तो वहाँ पे बहुत से लोग हमने देखा भी जो यूरिया की बोरी में लेके मिट्टी जांच करवाने पहुँच रहे हैं, इसलिए सर ये सवाल आया। हालांकि दोस्तों आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपको मिट्टी जो है वो किसी भी दूसरे रासायनिक तत्वों के संपर्क में ना आए जब आप जांच करवाने ले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब किसान जो है वो उसके अपनी खेती करता है और करने के बाद उसको ये अनुभव हो जाता है कि मुझे किस फसल में सबसे अधिक फायदा है, नंबर 1, और जो मेरे पास संसाधन है रिसोर्सेस उसके अनुरूप हम किस फसल को कर सकते हैं, तो इसके अनुसार वो फसल चुनता है और वही फसल उसके लिए अधिक लाभदायक है। दोस्तों ब्रेक के बाद बातें खेती की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तुरई के फसल की, और तुरई की खेती किस तरीके से अधिक आप फायदेमंद बना सके, इस मुद्दे पर हमें जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राठौर साहब। धर्मेंद्र जी, हमको एक चीज़ ये बताइए कि खेतों में पानी कितना होना चाहिए, मतलब नेनुए की फसल के लिए, तुरई की फसल के लिए पानी कितना रखना चाहिए उनको? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फसल मुख्यतः जो है एक तो बरसात के मौसम में की जाती है जिसे खरीफ का मौसम कहते हैं, और दूसरी हम जो है ना इसे इसको ग्रीष्म काल में रबी के जो है ना
मौसम में करते हैं, खास तरीके से जब मई जून के टाइम में, तो दोनों में सिंचाई की आवश्यकता इसी मौसम के हिसाब से बदल जाती है। जब पानी सामान्यतः बरसता रहता है तब इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की बरसात की फसल के लिए आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक 15 दिन तक पानी नहीं बरसा, हफ्ते तक नहीं बरसा, तब इसकी हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंचाई अगर नहीं होगी तो पौधे में फूल नहीं आएंगे, बढ़वार नहीं होगी और उपज कम हो जाएगी। और ग्रीष्म काल में तो जो है ना, इसकी सिंचाई 4-5 दिन के अंतराल से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके उस समय जो है ना काफ़ी वातावरण में नमी कम होती है और गर्मी बहुत अधिक होती है, तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है और वो करनी चाहिए। अच्छा सर, जब इसमें तोरई के जब फल आते हैं उस समय कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है? इसके फल जो है ना कई महीनों तक आते रहते हैं, जब एक दफ़े आना शुरू होते हैं तो फिर वो लगातार आते रहते हैं, तो ऐसी कोई विशेष की बात नहीं है। सामान्य जो खेती की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि उसमें नमी भूमि में संचित होनी चाहिए, तो उसको सिंचाई करके हम व्यवस्था करते हैं, और ध्यान रखना पड़ता है कि कोई किसी तरह की कीड़ा बीमारी वगैरह नहीं लगे, और ये देखना होता है कि जो पत्ते हैं और वो हैं सामान्य हैं, अगर उसमें लग रहा है कि कोई कमी है तो जो है ना उसकी कमी के अनुसार कोई तत्व की कमी हो सकती है तो उसका स्प्रे करना पड़ेगा, या कोई बीमारी हो सकती है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर कोई कटना फटना हो रहा है, इसका मतलब कोई कीड़ा खा रहा है, तो इसका जो है ना उसका इलाज करना पड़ेगा। एक जना थे, वो कृषि विशेषज्ञ थे, वो ये बता रहे थे कि किसानों को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो स्टेपनी रखते हैं, ठीक है, एक विकल्प रखते हैं, तो क्यों हमारे किसान दोस्त क्यों एक ही चीज़ पे फोकस करके क्यों चलते हैं? उनको भी विकल्प रखना चाहिए। इसमें ऐसा है, जब किसान जो है वो अपनी खेती करता है और करने के बाद उसको ये अनुभव हो जाता है कि मुझे किस फसल में सबसे अधिक फायदा है, नंबर 1, और जो मेरे पास संसाधन है, रिसोर्सेस, उसके अनुरूप हम किस फसल को कर सकते हैं, तो इसके अनुसार वो फसल चुनता है और वही फसल उसके लिए अधिक लाभदायक है। अगर उसने कोई असल ऐसी फसल की जिसके लिए उसके पास संसाधन नहीं है, तब जो है ना उसको इसलिए उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अधिक लाभ देने वाली ये फसलें जैसे हैं, टमाटर की खेती है, शिमला मिर्च की खेती है, ब्रोकलाई है, और तो ये फिर उसको जो है ना इनकी देखभाल अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, तभी वो कर पाएगा। तो ये उसको देखना है कि मैं उसके लिए समय और जो धन जितना आवश्यक है, क्योंकि वो बीज भी महंगे हैं और उनकी रोकथाम कीड़ों वगैरह की भी ज़्यादा है, फिर तुड़ाई उड़ाई के बाद अच्छी तरह पैकिंग करके मार्केट में भी ले जाना, तो उनको जो है ना उस हिसाब से उसे देखना पड़ता है। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको किस हिसाब से अपने तोरई की फसल लगानी है, किस हिसाब से उसके खेत तैयार करने हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये आज के कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। डॉक्टर राठौर ने आपको बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दी, जिससे आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये आज के कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। डॉक्टर राठौर ने आपको बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दी, जिससे आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर राठौर, आपका हमारे किसान दोस्तों को इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रीन टीवी।